आप सब ने तस्वीरें बहुत देख ली कि कितना नुकसान हुआ और बाढ़ का पानी आपने देखा कैसे मकानों तक घुस गया, इमारतें नष्ट हो गईं, पुल नष्ट हो गए, सड़कें, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आप सबके दिमाग में ये सवाल अब भी होगा कि आखिर इतनी भीषण बाढ़ आई कैसे। इस इलाके में ना तो कोई ऐसी बरसात हुई थी, ना ही कोई ऐसी स्थिति थी कि यहां पर बाढ़ आ सके। बरसात तो जरा भी नहीं हुई थी, तो फिर यह बाढ़ आई कैसे। इसलिए अब आपके उस प्रश्न का हम जवाब देते हैं कि इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी जो बारिश के पानी से आई हो। नेपाल और तिब्बत में बर्फ, चट्टान, मिट्टी और पानी का एक ऐसा खतरनाक सैलाब आया जो करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहा था, मैदानी इलाकों की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा सैलाब बना कैसे। तो इसकी शुरुआत हिमालय के एक बेहद ऊंचे पर्वत से हुई। काठमांडू से लगभग 45 किलोमीटर दूर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है लांगटांग लिरुंग। इसकी ऊंचाई है 7245 मीटर। यह है लांगटांग लिरुंग पर्वत जो अभी आप देख रहे हैं। यह उसकी असली सही तस्वीर है। और इसी पर्वत के उत्तरी हिस्से की एक ऊंची ढलान से लगभग 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा विशाल हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिरा। यह कोई छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट के 4 से 5 स्टेडियम जितनी चौड़ी बर्फ की एक विशाल चट्टान थी। अब सोचिए, क्रिकेट के 4 से 5 स्टेडियम के बराबर एक चट्टान बर्फ की वो नीचे की तरफ गिरी। ये पहाड़ से करीब 4000 फीट नीचे एक घाटी में ये चट्टान गिरी। ये ऊंचाई लगभग एक 400 मंजिला इमारत के बराबर है। 400 मंजिला इमारत। और ये जो चट्टान थी इतनी भारी थी, इतनी बड़ी थी और इतने ऊपर से इस वेग के साथ गिरी कि इसके गिरने से जो इसका इंपैक्ट आया वो वहां पर 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका महसूस हुआ। इसीलिए शुरुआत में लोगों ने कहा कि पहले भूकंप आया और भूकंप के बाद ये फ्लैश फ्लड आया। तो ये जो भूकंप जैसी स्थिति पैदा हुई ये इसलिए हुई क्योंकि हजारों टन के बराबर एक ग्लेशियर नीचे गिरा और इस टक्कर से निकली ताकत वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट की लगभग 6.3% थी। इंपैक्ट देखिए, परमाणु विस्फोट जो हुआ था, एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर जो डाला गया था, उसका 6.3% जो ताकत है वो इसमें थी। और यहीं से नेपाल और तिब्बत में बर्बादी की शुरुआत हुई। पहले चट्टान और ये बर्फ नीचे गिरे, फिर रास्ते में इसमें और भी ज्यादा मलबा और पानी मिलता चला गया, क्योंकि इसके रास्ते में जो कोई चीज आई, अगर चट्टानें आई तो चट्टान टूटकर इसमें मिलती चली गई, मलबा आया तो मलबा इसमें मिलता हुआ चला गया। और इसकी वजह से जो सैलाब है ये और भी ज्यादा खतरनाक बन गया, क्योंकि इसमें चट्टानें बह रही हैं, बड़ी बड़ी मलबा बह रहा है। और जब वो चट्टान इतने वेग के साथ किसी भी इमारत से, पुल से, सड़क से टकराएगी तो उसे नष्ट कर देगी। और देखते ही देखते ये बर्फ और चट्टानों का एक बेहद तेज एवलांच ये बन गया और तेजी से ये नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में जा मिला। चीन के एक जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह मलबा लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। और इसी तेज रफ्तार की वजह से लोगों को बचने का या सुरक्षित जगह तक पहुंचने का भी बहुत ही कम समय मिला। जो किस्मत वाले थे वो बच गए, कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। नेपाल की नदियों में पानी और मलबा लगभग 50 फीट ऊंची दीवार की तरह आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता हुआ चला गया। यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, बल्कि ऊंचे पहाड़ से आया पानी, बर्फ, चट्टान और मिट्टी का एक मिश्रण था जिसकी वजह से यह सैलाब बना। इस घटना को समझाने के लिए आज हमने एक AI वीडियो आपके लिए बनाया है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो बाढ़ है ये कैसे आई। अब आप ये वीडियो देखिए जो हमने यहाँ अपने स्टूडियो में
तैयार किया है। तो ये एक पहली थ्योरी है जो हमने आपको बताई कि क्या हुआ होगा, लेकिन एक और आशंका भी है, एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है और वो ये कहती है कि इस जो बाढ़ है इसकी वजह ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लॉफ, यानी GLOF, ग्लॉफ। हिंदी में इसका मतलब होता है ग्लेशियर की झील फटने से अचानक आने वाली बाढ़। पहाड़ों की ऊंचाई पर जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटता है तो उसके पीछे या आसपास पानी जमा हो जाता है। धीरे धीरे वहां पर एक बहुत बड़ी झील बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन इस झील को रोकने वाली दीवार कोई मजबूत बांध नहीं होती और जब ये बांध या दीवार कमजोर हो जाती है, ये इतनी कमजोर होती है कि ये अक्सर बर्फ, पत्थर, मिट्टी और मलबे से बनी एक प्राकृतिक दीवार तो होती है जिसे आप एक नेचुरल डैम कहते हैं, वो इस पानी को रोके रखती है। अगर ऐसी झील में पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए या आसपास की किसी पहाड़ी से चट्टान या ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा इस झील में आकर गिर जाए तो फिर ये जो प्राकृतिक नेचुरल डैम होता है, ये जो दीवार बनी होती है, ये टूट जाती है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में झील से बहुत ज्यादा पानी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बहता है, नदियों में पहुंच जाता है और उससे अचानक बाढ़ आती है और इसी को हम ग्लॉफ कहते हैं। वर्ष 1920 से लेकर अब तक नेपाल में लगभग 52 बार ग्लेशियर की झील फटने से इस प्रकार की बाढ़ आ चुकी हैं जो बिल्कुल अचानक आती हैं। नेपाल में लगभग 2070 ग्लेशियर झीलें हैं और इनमें से 42 को बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, जो बहुत ज्यादा रिस्क, जिनको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रिस्की हैं। नेपाल से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का में ग्लेशियर से बार बार बाढ़ आती रहती है। गर्मियों में यहां ग्लेशियर की बर्फ पिघलने और बारिश की वजह से ग्लेशियर के ऊपर बने एक गहरे इलाके में लगातार पानी जमा होता रहता है और धीरे धीरे इस पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद ये पानी ग्लेशियर के नीचे से रास्ता बनाकर अचानक बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलने लगता है और अचानक पानी निकलने की यही घटना ग्लॉफ कहलाती है। लेकिन अलास्का के इस इलाके में आम लोग नहीं रहते, यहां पर कोई आबादी नहीं है, लोगों के घर नहीं है, मकान नहीं है, बाजार नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इसलिए यहां तो इस प्रकार की बाढ़ आती ही रहती है, लेकिन इस तरह की बाढ़ का वहां पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वहां लोग रहते ही नहीं हैं। लेकिन जब नेपाल जैसी जगह पर इस प्रकार की बाढ़ आती है तो बड़ी संख्या में नुकसान होता है। इसी प्रकार से जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो कितना नुकसान हुआ था। अब हम आपको अलास्का में ये जो ग्लॉफ फैक्टर है, ये जो बाढ़ आती है इस प्रकार की, उसकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको अलास्का की तस्वीर दिखाई। जो कुछ अभी आपने अलास्का में होते हुए देखा, लगभग इसी तरह ये फ्लैश फ्लड आती है, चाहे वो नेपाल में हो, भारत में हो।
नेपाल में आए इस फ्लैश फ्लड को बहुत सारे लोग केदारनाथ की त्रासदी के जैसा बता रहे हैं, और ये हम कैसे भूल सकते हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में ठीक इसी तरह से अचानक से एक बाढ़ आ गई थी, फ्लैश फ्लड आ गई थी। दोनों घटनाओं में एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, पहाड़ों से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबे का नीचे की तरफ आना, एक बहुत बड़े वेग के साथ। अब देखिए, ये नेपाल में जो बाढ़ आई, एक तरफ आप वो देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, और केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, अब उसकी तस्वीर देखिए, और दोनों में आपको कुछ समानताएं नजर आएंगी। यहां आप देखिए, केदारनाथ मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है, जो उस समय चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ था। अब याद कीजिए, वर्ष 2013 में केदारनाथ में चोराबारी झील के इलाके से अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे बहकर मंदाकिनी नदी में आ गया, और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में बहुत भीषण बाढ़ आ गई, जिसने बहुत तबाही की। ये केदारनाथ की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आज आप नेपाल की ही तस्वीरें देख रहे हैं। इसलिए चाहे भारत के लोग हों या नेपाल के हमारे दर्शक हों, नेपाल के लोग हों, दोनों देशों के लोगों ने इस तरह की बाढ़ को झेला है। ये बाढ़ कितना दर्द लेकर आती है, कितनी तबाही लेकर आती है, ये भारत के लोग भी समझते हैं और नेपाल के लोग भी जानते हैं। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जो भारत और नेपाल के लोगों को एक साथ एक रिश्ते में बांधती है, और इसीलिए भारत के लोग आज नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं। जबकि नेपाल में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जब पहाड़ से नीचे गिरा, जो अपने साथ बर्फ, चट्टान और मलबा लेकर आया था, वहां पर भी ऐसी ही बाढ़ आई है जैसी केदारनाथ में आई। अब एक और बहुत बड़ी वजह है, वो है मॉनसून। केदारनाथ में मॉनसून की शुरुआत हुई ही थी तब, क्योंकि वो जून का महीना था, मॉनसून की शुरुआत वहां पर हो गई थी और भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी का स्तर बढ़ गया और बाद में तबाही को ट्रिगर करने वाली ये एक बहुत बड़ी वजह बनी। नेपाल में भी ये घटना मॉनसून के चरम समय में हुई, जब मॉनसून अपने पीक पर था। आप तो जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, इस समय ये मॉनसून का समय है, और ये ऐसा समय है जब नदियों में पहले से ही पानी का स्तर बहुत ऊपर है, इसलिए फ्लैश फ्लड और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। केदारनाथ में लगभग 5000 लोगों की मौत हुई थी 2013 में, और नेपाल में अब तक 350 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तो 36 घंटे हुए हैं और ऐसी आशंका है कि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है।